यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक भोरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिविल विथ आकाश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए यानी कि वो एस्पिरेंट जिनका भी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है और वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया था। बेसिकली ये एक सीरीज है जिसका मेन एजेंडा ये है कि आप आंसर राइटिंग में अपने जो नंबर हैं ये गेन कर पाएं। इसके लिए डे 1 से लेकर डे 50 तक का एक पूरा पूरा मॉड्यूल यहाँ तैयार किया गया है। यह है डे 47, जिसमें डे थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। यह है डे 47 जिसमें मैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यानी कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, ये तमाम प्रकार के जो टॉपिक होते हैं, इनसे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा एंड देन फिर उसकी थीम आपको बतानी होगी, और उस थीम के अकॉर्डिंगली आप कैसे अपना जो आंसर है ये फॉर्म करते हैं ये हम देखेंगे। और फिर मैं आंसर भी बताऊंगा। इसमें कोई भी असमंजस की जो कंडीशन है ये नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहले हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये स्टार्ट करते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात एक और बार हुई है। कब? जब मैं आपके साथ डे 35, 36, 37 ये वाले जो डेज हैं इसमें एक्चुअली में ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तब शायद आपको ध्यान भी होगा। तो यहां पर याद रखो कि यह है हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं पहले 2 मिनट दे रहा था। आप क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए I'll provide you 3 to 3.5 minute, एंड उसमें आपको ये जो पूरा पूरा क्वेश्चन है ये पढ़ना है, समझना है, इसकी डिमांड को समझना है, और डिमांड को समझते हुए एक्चुअली में जो आंसर है ये आपको देना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये शुरू होता है आपका 3.5 मिनट का जो टाइमर है। ये योर टाइम स्टार्ट नाउ। पढ़िए, समझिए और बताइए। Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government industries in this regards.
नाउ देखिए, क्वेश्चन को पढ़ा आपने ध्यान से, क्या समझ में आया? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पहला कीवर्ड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ये हमारा फर्स्ट कीवर्ड है। ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक एनवायरमेंटल इशू है। इन इंडिया डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर्स। सो मिटिगेशन यहां पर सेकेंड कीवर्ड या थर्ड कीवर्ड, टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड, यानी कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या प्रयास किया है कि भाई सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बताना है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे रिवर पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है, इसको ट्रिगर कर रहा है, और साथ में इसके लिए हम कौन कौन से जो मिटिगेशन प्रोग्राम है ये चला रहे हैं, और साथ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, यानी कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। यह है हमारा क्वेश्चन और ये है हमारे क्वेश्चन की थीम। दैट मीन्स कि हमको अपनी थीम के आसपास ही रहना है। आपको ये लग रहा होगा, यानी कि कई स्टूडेंट को ये लग रहा होगा क्वेश्चन देखकर कि भाई क्वेश्चन की एक्चुअल में डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड हो रही है कि भाई वो बोल रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे रिवर्स को प्रदूषित कर रहा है इसके बारे में। बट याद रखिएगा कि असल में जब आप इस क्वेश्चन की थीम को समझेंगे, सो क्वेश्चन की थीम को समझने पर आपको मालूम चलेगा कि अकेला ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन जरा आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन करता हूं कि क्या गंगा और यमुना ये दोनों मेन रिवर हैं, इन दोनों नदियों के प्रदूषित होने से बस क्या पानी प्रदूषित हो रहा है? क्या इनके प्रदूषण का मेन कारण इनमें बहाए जाने वाला जैविक अवशेष है? तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब हम गंगा, यमुना, सरस्वती इन तमाम रिवर्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ये कंटिन्यूसली प्रदूषित हो रही हैं, कंटिन्यूसली इनमें जो पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसका मेन कारण क्या है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास का जितना भी रीजन है, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, वहां से इन नदियों में असल में अनट्रीटेड, क्या बोला मैंने, अनट्रीटेड जो वाटर है ये सप्लाई किया जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनट्रीटेड वाटर? यानी कि नदी का मतलब कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो जैविक अवशिष्ट है ये पानी जब घुलता है तो ये जो पानी है ये पॉल्यूटेड हो जाता है। इफ यदि ये पानी पॉल्यूटेड हो गया और यदि आपने इसको रिवर में प्रवाहित किया तो इसके कारण रिवर का जो इकोसिस्टम है ये प्रभावित हो जाएगा। रिवर का इकोसिस्टम प्रभावित होने के कारण, क्या बोला मैंने, रिवर का इकोसिस्टम प्रभावित होने के कारण आप देखोगे कि अंदर जो फूड चेन है वो प्रभावित हुई है, जो फूड वेब है ये प्रभावित हुआ है ना, जो वो है क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसमें वृद्धि हुई है। ये तमाम प्रकार की जो प्रोसेस हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए फिर हम अपनाते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन में आप याद रखो कि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी आपको यहां पर रखना है कि ह्यूमंस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और साथ में यहां पर आपको थोड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर भी ध्यान देना है। क्यों ये ध्यान रखना है? बिकॉज कि यदि आप देखेंगे तो यहां पर दोनों ही इनिशिएटिव की बात की गई है, यानी कि गवर्नमेंट और ह्यूमन दोनों इनिशिएटिव की। ह्यूमन इनिशिएटिव में आप देख सकते हैं कि आजकल के समय में जो ये यूथ है इन सभी जो एक्टिविटीज है इनमें पार्टिसिपेट कर रहा है और कंटिन्यूसली ये जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप इस पॉल्यूशन के प्रति सतर्क रहें, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गंगा यमुना का जो पानी है इसको शुद्ध करने के लिए प्रयास किया जाए ताकि ये पीने योग्य बना रहे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जैसे स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे मिशन, और ऐसे जैसे यदि साउथ में जाएंगे तो कावेरी का उतना ही महत्व आपको देखने के लिए मिलता है जितना गंगा का। तो कावेरी रिवर से संबंधित जो अदर इनिशिएटिव्स हैं, गोदावरी रिवर से रिलेटेड जो अदर इनिशिएटिव्स हैं, ये तमाम प्रकार के इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सब कुछ आप अपने आंसर में ऐड ऑन करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप ये लिखेंगे एक लाइन कि भाई गंगा और यमुना में प्रदूषण हो रहा है, लेकिन ये प्रदूषण आ कहां से रहा है। ऐसे में आप क्वेश्चन की जो डिमांड है इसको एक्चुअली में फुलफिल करेंगे कि भाई क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है मैं उसी के आसपास हूं। क्वेश्चन ने बोला है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे कॉज हो रहा है, तो मैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ही निकट बैठा हुआ हूं, ये बताएगा। ये जो पूरा पूरा इंट्रोडक्शन है ये इस बात की ओर इंडिकेट करेगा। नाउ जब आप सेकेंड टर्म पर आओगे तो सेकेंड टर्म में आप ये बता रहे हो कि भाई देखिए
ये जो पॉल्यूशन आ रहा है इसका प्रभाव क्या हो रहा है, ठीक है, मेन बॉडी में। प्रभाव के साथ साथ अब इस प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मिटिगेशन प्रोग्राम। मिटिगेशन दो प्रकार से आप बांटोगे, एक जो हम कर रहे हैं और एक जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। और यहां पर ये मिटिगेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और फिर इसको एंड ऑफ द डे कंपाइलिंग फॉर्म में आप मेंशन कर दोगे कि हाँ यहां पर क्वेश्चन का जो आंसर है ये समाप्त हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे आप एक एप्रोप्रिएट आंसर लिख पाओगे। नाउ थीम के आसपास ही हमको रहना है। अब यहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पर आधारित है। यहां पर एनजीओस की भूमिका के बारे में डिस्कशन किया गया है। आइए एनजीओस की जो भूमिका है ये समझते हैं। देखिएगा, व्हाट रोल do environmental NGOs, what role do environmental NGOs and activities play in and activities play in influencing environmental impact assessment outcomes, environmental impact assessment outcomes इसको कहा जाता है क्या, EIA, इन शॉर्ट इसको नाम दिया जाएगा EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, फॉर मेजर प्रोजेक्ट इन इंडिया, फॉर मेजर प्रोजेक्ट in India. Now, cite for examples with all important डिटेल्स। समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए यह है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन बड़ा है तो मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ। आपको मैंने दिए 3 मिनट, 3 मिनट का आपके पास समय, 3.5 मिनट, 3.5 मिनट का आपके पास समय है इस क्वेश्चन को समझने के लिए और आंसर राइटिंग अपने माइंड में प्रिपेयर करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि हिमालय में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हिमालय में, हिमालय के एनवायरनमेंट इकोसिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसमें एनजीओस वगैरह की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। दैट मीन्स यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहले इसके कीवर्ड्स निकालते हैं, थीम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट रोल डू एनवायरमेंटल एनजीओस एंड एक्टिविस्ट्स, यानी कि सबसे पहले हमको जहां पर अपना आंसर रखना है, जहां तक सीमित रखना है, उसमें एनवायरमेंटल एनजीओस एंड एक्टिविस्ट्स आते हैं। ठीक है, यानी कि वो तमाम पर्सन्स जो भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, वो सब। नाउ प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। देखो यार, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में यहां पर पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है। कई लोग ना क्या करेंगे अभी कि मान लो ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन का आधा आंसर वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बताने में लगा देंगे। ना ना ना, ये गलती मत करना कि आधा आंसर ही आपने EIA को डिस्क्राइब करने में लगा दिया। याद रखना, ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपके मार्क्स कम करेगा। आउटकम्स फॉर मेजर प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है, और साइट 4 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना है विथ ऑल इंपैक्ट डिटेल्ड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको जो एनजीओस है और साथ में जो एक्टिविस्ट हैं इनकी क्या भूमिका होती है इसके बारे में वर्णन करना है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में वर्णन करना है और यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको देना है। यानी कि इन शॉर्ट, यदि हिमालयन रीजन में, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, हिमालयन रीजन में यदि कोई भी मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है तो इस मेजर प्रोजेक्ट के लिए याद रखिएगा कि सबसे पहले परमिशन की जरूरत होती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको नाम दिया जाता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। और ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक्चुअली में कैसे मिलेगा, तो इसके लिए याद रखिएगा होता है EIA, यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जो ये बताता है कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी कार्य का एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि लाइक नए डैम का निर्माण करना है, या फिर कोई कहीं पर माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कहीं पर कोई भी नहर का निर्माण करना है, ये तमाम प्रकार की चीजें, तो इसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आएगा। मैंने आपको ये बहुत बार पढ़ाया है। जैसे उड़ीसा का जो वेदांता है, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बॉक्साइड माइनिंग एक प्रोजेक्ट है ये। यदि आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जो सियांग वैली प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके चर्चा में मुख्य होने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो एनजीओस हैं, जो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने वाले या फिर प्रोटेक्ट करने वाले जो एनजीओस हैं और साथ में जो एक्टिविस्ट हैं, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हैं ये कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो प्रोजेक्ट है इसके कारण एनवायरनमेंट को हानि हो रही है। यदि आप अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके लिए इसका भी विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और साथ में एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक का जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी, बिकॉज की कॉकरोच जनता पार्टी या फिर ये जो जैनजी प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो सोनम वांगचुक, यदि आप देखेंगे, इनका नाम आपने लद्दाख प्रोटेस्ट में भी सुना होगा, क्योंकि लद्दाख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लद्दाख में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, इसके कारण लद्दाख का जो एनवायरनमेंट है ये खतरे में था और इसको लेकर इन्होंने बहुत लंबा एक प्रोटेस्ट किया था। हंगर स्ट्राइक यहाँ पर भी हुई थी। यानी कि इन तमाम सिनेरियो के कारण याद रखिएगा कि असल में जो हमारा एनवायरनमेंट है ये बहुत प्रभावित होता है। और ये तमाम सिनेरियो हमको ये बताते हैं कि EIA यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, या फिर अपने जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो इकोलॉजी है, अपना जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको बचाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब मैं बताता हूँ कि धीरे धीरे आपको ये जो आंसर है ये किस प्रकार से स्टार्ट करना है। देखो यार, आप ना आंसर की जो शुरुआत है ये कैसे करोगे। सबसे पहले EIA को आप इन सिंपल वर्ड समझाओगे, यानी कि सबसे पहले तो आपको EIA की, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो डेफिनेशन है ये देनी है कि भाई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है। ये डेफिनेशन कितने में रहेगी, कम से कम 2 या 3 लाइन में आप इसको खत्म करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज कि क्वेश्चन की डिमांड और भी बहुत ज़्यादा है। इससे आगे हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड है ये है
यहाँ पर आप यदि देना चाहें तो एग्जाम्पल भी थोड़े बहुत पुट कर सकते हैं कि भाई असल में ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि लाइक डैम बनाना है, यदि यदि माइनिंग करना है, यदि हाईवे बनाना है, यदि मान लो पोर्ट बनाना है, यदि एयरपोर्ट बनाना है, इन तमाम चीज़ों के लिए जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। जो सामान्य सा एक फ्लो होता है ना आंसर का, उस फ्लो को आप रखिएगा कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है ये प्रपोज होता है, फिर इसके बाद इसकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है। ये यदि आप ये समझाना चाहें तो समझा देना अपने आंसर में कि भाई एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट मांगी कैसे जाती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट का प्रपोजल आता है, इसकी स्क्रीनिंग होती है कि वाकई में ये सही है या नहीं सही, इसके क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी स्कोपिंग निकाली जाती है, स्कोपिंग लिख दिया है मैंने यहाँ पर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसकी स्टडी करता है कि भाई ये सही है या नहीं सही है और एनवायरनमेंट पर क्या हानि हो रही है इससे। नाउ फिर पब्लिक कंसल्टेशन यदि आवश्यक हो तो पब्लिक कंसल्टेशन भी लिया जाता है, और फिर यहाँ पर अप्रेजल होता है। अप्रेजल के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है और मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि असल में किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं हो सकता है कि मुंह उठा के चालू कर दिया। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारे जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करने होते हैं, और ये स्टेप्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट चालू ना हो जाए जिसका एनवायरनमेंट पर बहुत ही गंदा प्रभाव, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक जो दुष्प्रभाव है ये आपको देखने के लिए मिले। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्वेश्चन की असली डिमांड है कि भाई EIA में यहाँ पर NGO, ठीक है, EIA आउटकम तो आपको समझाना ही है, साथ में याद रखना कि असल में यहाँ पर NGO के बारे में भी बताना है, यहाँ पर एक्टिविस्ट के बारे में भी बताना है, यहाँ पर एक्टिविस्ट के बारे में भी बताना है। यहीं पर आप देखोगे कि 4 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल्स भी आपको देना है, और ये सब कुछ रहना चाहिए कहाँ पर, ये सब कुछ रहना चाहिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तक ही सीमित। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस पूरी बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर याद रखो कि जब आप NGO और साथ में एक्टिविस्ट की भूमिका को उजागर करोगे तो इसमें आप 6A जो डायमेंशन है इसका यूज़ कर सकते हो। किसके लिए? 6A डायमेंशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लाइक सबसे पहले तो यहाँ पर आएगी अवेयरनेस। क्या आएगी यहाँ पर? अवेयरनेस। ठीक है, 6A का मतलब बता रहा हूँ मैं। अवेयरनेस के बाद यहाँ पर आप देखोगे फिर आता है यहाँ पर असेसमेंट। असेसमेंट के बाद आता है एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, यानी कि अवेयरनेस, असेसमेंट, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। ठीक, अब एक एक वर्ड को आपको 2-2 लाइन में डिस्क्राइब भी करना है। जैसे अवेयरनेस का मतलब है कि जब 2 मिनट में दो इसको और 2 लाइन में इसको डिस्क्राइब करो, 2 या 3 लाइन में इसको डिस्क्राइब करोगे। जैसे लाइक जब आप अवेयरनेस की बात करोगे तो असल में किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनको प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट की मेन भूमिका क्या है, किस प्रकार से ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाते हैं NGO, किस प्रकार से जो पब्लिक कैंपेन है ये चलाते हैं। इसका थोड़ा सा लेखा जोखा एक्चुअली में आपको आंसर राइटिंग में करना होगा। असेसमेंट का मतलब है कि इंडिपेंडेंट जो साइंटिफिक स्क्रूटनी है ये यहाँ पर की जाए, जिसका एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेगा। सोनम वांगचुक सर इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि लोकल कम्युनिटीज़ की आवाज़, यानी कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो फिशर फॉक्स हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सो NGOs को ना उनकी कंसर्न्स और साथ में पब्लिक हियरिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। इनको एम्प्लीफिकेशन का नाम दिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी भी आती है और एडवोकेसी भी इसमें शामिल की जाती है। एक तो आ जाती है यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के असल में ये NGOs की भूमिका है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के बाद यहाँ पर एडवोकेसी आ जाती है, एडवोकेसी, एडवोकेसी, गेटिंग माय पॉइंट। और यहीं पर आ जाती है अवेक टू जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के लिए इनको जागरूक करना, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इनको कहा जाता है 6 है, यानी कि अवेयरनेस, असेसमेंट, एम्प्लीफिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, एडवोकेसी और अवेक टू जस्टिस, यानी कि आप जस्टिस के लिए इनकी आवाज़ बने, या फिर एक्सेस टू जस्टिस भी इसको नाम दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपको मांगना है क्या,
एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट। एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट के लिए 6A आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले इसके लिए आप अवेयरनेस जगाओगे, यानी कि एनजीओ और साथ में जो एक्टिविस्ट रहेंगे ये जाएंगे और लोकल लोगों को बताएंगे कि भाई ये देखो ये XYZ कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और ये एनवायरनमेंट को इस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। इसके बाद फिर आप उसका असेसमेंट करोगे, यानी कि भाई यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो फॉरेन डाइवर्जन है, जो वाटर पॉल्यूशन है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है और कॉम्युलेटिव जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इसके बारे में आप देखोगे। यानी कि कुल मिलाकर इसकी स्क्रूटनी आप करोगे। स्क्रूटनी करने के बाद फिर एम्प्लीफिकेशन आप देखोगे। एम्प्लीफिकेशन का सबसे यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट एक्चुअली में ट्राइबल कम्युनिटीज़, फार्मर, फिशर फॉक और जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं इनको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। यहीं पर अकाउंटेबिलिटी की भी बात भी आ जाती है, यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं इनको जवाबदेह बनाना है। यानी कि जो एनजीओस हैं ना, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में एक्चुअली में डेफिशिएंसीज हाईलाइट करते हैं, जैसे कि लाइक इनकम्प्लीट डेटा बताते हैं, पुअर जो बेसलाइन स्टडीज़ हैं ये बताते हैं, इन इक्विटीज जो इनएडिक्वेट जो पब्लिक कंसल्टेशन है ये बताते हैं, अंडर एस्टिमेशन को ये बताते हैं, यदि मान लो वो इकोलॉजिकल कॉस्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर कंप्लाइंस वायलेशन की बात होती है कि भाई ये देखो ये इतने इतने काम हैं और इन पर हमने क्या किया है, अकाउंटेबिलिटी आपसे मांगी है, आप बताइए आप कितनी अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं, यानी कि आपकी जवाबदेहिता क्या है। फिर यहाँ पर यदि किसी पॉलिसी में कोई भी गड़बड़ है तो पॉलिसी के प्रति जो एडवोकेसी है ये यहाँ पर आती है, यानी कि ये अल्टरनेटिव भी सजेस्ट करते हैं कि भाई हमको इस पॉलिसी से दिक्कत है या फिर हमको इस इनिशिएटिव से दिक्कत है तो आप इसका अल्टरनेटिव बता दीजिए। यानी कि प्रोजेक्ट अपोज नहीं करते, एनजीओ केवल प्रोजेक्ट अपोज नहीं करते, ये बोलते हैं कि भाई हमको आपके इस क्लॉज से दिक्कत है, इस सेगमेंट से दिक्कत है, आप इस सेगमेंट को सुधार लीजिए या फिर ये लाइन करेक्ट कर लीजिए, या फिर प्रोजेक्ट में ये जो आप काम कर रहे हैं इसके कारण फला नदी का जो पानी है ये डाइवर्ट हो रहा है या फिर ऐसा वैसा आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये अल्टरनेटिव भी सजेस्ट करते हैं, अल्टरनेटिव साइट होती है इसके लिए, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी होती है, प्रोजेक्ट फुटप्रिंट यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और साथ में जो कंपनसेंट्री एक्चुअली में मेजर्स हैं उनकी बात होती है, और बेटर रिहेबिलिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी को कहा जाता है डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल सेफगार्ड, एक्सेस टू जस्टिस या फिर अवेक टू जस्टिस की यहाँ पर बात होती है। इसके लिए क्या होता है कि यदि एनवायरमेंटल नॉर्म्स वायलेट हों तो जो सिविल सोसाइटीज़ हैं ये एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यहाँ पर इनको लीगल मैकेनिज्म का सहारा मिलेगा और पूरी इनकी हेल्प की जाएगी। इससे जुडिशियल रिव्यू आता है, एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और जब आप ये डिस्क्राइब कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको वो जो 4 एग्जाम्पल्स हैं ना, इन 4 एग्जाम्पल्स को एक्चुअली में ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर लोग ये 4 एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं कि भाई इन 4 एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करने के लिए बोला गया है। अब 4 एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या क्या शामिल कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड यार। Just a second. Okay. देखो, फिर यहाँ पर आप 4 एग्जाम्पल यहाँ पर पुट करोगे। अब ये 4 एग्जाम्पल में कैसे, सो देखो सबसे रिसेंट में यदि उसने एग्जाम्पल पूछा है ना तो ये एग्जाम्पल वही यूज करना है जो कि करंट पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में है। और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में मौजूद यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो, एक तो आता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये चर्चा में है ही। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा चर्चा में, देख तो रहे ही होंगे आप, ठीक है ना। इसको लेकर भी असल में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सुप्रीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नाउ सेकंड यदि आप बात करोगे तो उड़ीसा का एक मामला है जिसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वेदांता जो बॉक्साइड माइनिंग साइट थी, है ना, इसको लेकर एक इशू चल रहा है। इसी में जब आप आगे आओगे तो असल में हमारे यहाँ ये तेलंगाना में भी एक इशू हुआ था, ठीक है। और ऐसा एक और एग्जाम्पल जो कि करंट पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में है। यदि करंट पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में हम जो मुद्दे हैं उनकी बात करें तो इसमें नियामगिरी हिल्स भी, सॉरी ये वाला
नियामगिरी हिल से जुड़ा हुआ मामला है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ऐसे जब आप 4 एग्जाम्पल पुट करोगे और इसके बाद आएगा कंक्लूजन, तो इसमें आपने क्या क्या कवर कर लिया। इसमें जो क्वेश्चन की डिमांड है इसको आपने पूरा पूरा फुलफिल किया कि भाई क्वेश्चन में बोला गया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में एनजीओस और साथ में जो अदर एक्टिविस्ट हैं इनका क्या आउटकम होता है। साथ में 4 एग्जाम्पल आपको देने थे और साथ में जो इनके इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एग्जाम्पल्स की, ये भी आपको पुट करनी थी। आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर फुलफिल की है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको याद रखिएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा किस कीवर्ड से था? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर सॉरी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इसको आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के तौर पर भी देख सकते हैं। जो सेकंड है ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में जो एनजीओस हैं इनकी क्या भूमिका है, इसके कंटेक्स्ट में है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे डिजास्टर, ये पॉल्यूशन में ही आ जाएगा। यहां पर हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है ये इकोसिस्टम को लेकर, व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन, what are its impact on the marine ecosystem, it was ways oil pollution particularly harmful for a country like India। ठीक है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। देखो थोड़ा सा आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। एक्चुअली में क्वेश्चन सीड ये है हमारा क्वेश्चन, देखिएगा इसका कहना है व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, what is oil pollution। ठीक है, what are its impact impact on marine ecosystem। marine ecosystem in what way, in what way is oil pollution particular harmful for a country like India। चलो, you have only 3.5 मिनट। वैसे तो 1.5-2 मिनट मुझे क्वेश्चन लिखने में लगते ही हैं, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ।
चलिए, टाइम्स अप। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले कीवर्ड्स निकालते हैं। व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज ऑयल पॉल्यूशन पर्टिकुलर हार्मफुल फॉर जो हमारा कंट्री लाइक इंडिया है, यानी कि कंट्रीज के लिए कैसे इम्पैक्टफुल कैसे हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है। यानी कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सिंपल सी बात है, यदि थीम निकालोगे तो पहली थीम निकल के आएगा ऑयल पॉल्यूशन, सेकंड निकल के आएगा मरीन इकोसिस्टम एंड थर्ड निकल के आएगा कि ये ऐसी कंट्रीज को जिनके लिए कोस्टल इकोनॉमी या फिर कोस्टल एरिया बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ये इनकी इकोनॉमी को कैसे एड करता है। ये पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में समझा, ऑयल पॉल्यूशन के बारे में भी हम समझ रहे हैं। तो यहां पर याद रखो, सबसे पहले तो आपको यह बात करनी होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल पॉल्यूशन। ये ऑयल पॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, क्या बोलोगे, क्या डेफिनेशन क्या होती है ऑयल पॉल्यूशन की। मैं आपसे यदि 2-3 क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताना कि यदि मान लो समुद्र में एक टैंकर चल जा रहा है, ये ऑयल से भरा हुआ है, क्रूड ऑयल से भरा हुआ है, और क्रूड ऑयल से भरा हुआ ये टैंकर अचानक से पलट जाता है और हजारों टन जो क्रूड ऑयल है ये समुद्र में फैल जाता है। तो बताइए, क्या नुकसान केवल और केवल पानी का होने वाला है? क्या नुकसान केवल और केवल संबंधित क्षेत्र में जो जलखंड है उसको होने वाला है, या फिर इसका जो इम्पैक्ट है ये मरीन इकोसिस्टम पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि यदि मान लीजिए जो हमारा मुंबई और साथ में गुजरात वाला एरिया है, इसके आसपास ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाए तो हमारा मुंबई और गुजरात के आसपास वाला जो रीजन है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन फॉर इंडिया। तो इसके कारण इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में आ जाएगी? क्या बहुत हजारों अरबों रुपयों का अरबों रुपयों का क्या भारत को नुकसान हो सकता है? इसके बारे में यहां पर वर्णन करना है। दैट मीन्स कि यदि आप क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे तो यहां पर याद रखो कि क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई साहब सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल पॉल्यूशन, कि एक्चुअली में ऑयल पॉल्यूशन होता क्या है, क्या होता है ऑयल पॉल्यूशन। सबसे पहले आपको इसके बारे में डिस्कशन करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करो, फिर उसके बाद ये कैसे हमारे एनवायरमेंट को, किसको, एनवायरमेंट, कैसे ये हमारे एनवायरमेंट को हार्म करता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। दूसरे नंबर पर इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में आप क्या देखोगे, जो हमारा मरीन डाइवर्सिटी वाला रीजन है उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करोगे, और पर्टिकुलर हार्मफुल फॉर अ जो कंट्री लाइक इंडिया है, यानी कि ये किस प्रकार से इंडिया और इंडिया के जैसी अदर कंट्रीज को इम्पैक्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। नाउ एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझना चालू करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, यानी कि ये 3 स्टेप में आपको पूरा पूरा जो आंसर है ये लिखना होता है कि ऑयल पॉल्यूशन क्या है, मरीन इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इंडिया जैसे विशेष देशों के लिए ये वल्नरेबल कैसे है। क्या बोला मैंने? इंडिया जैसे विशेष देशों के लिए ये वल्नरेबल कैसे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन 3 सेंटेंस को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आप बताओगे कि भाई क्रूड ऑयल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, या फिर जो हाइड्रोकार्बन्स हो, इनका एक्सीडेंटल या फिर जो ऑपरेशनल रूप होता है, इसमें मरीन एनवायरनमेंट, इनका मरीन एनवायरनमेंट में प्रवेश करना, ये ऑयल पॉल्यूशन कहलाता है ना। बड़े टैंकर्स के एक्सीडेंट से बस नहीं होता, इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। फिर आप सेकंड नंबर पे यहाँ पर सोर्सेज लिखोगे ना। सोर्सेज जब आप यहाँ पर मेंशन करोगे तो यहाँ पर शिप्स के बारे में लिखोगे, यहाँ पर जो सी बेस ड्रिलिंग है इसके बारे में आप लिखोगे, यहाँ पर सबमरीन पाइपलाइंस के बारे में मेंशन कर दोगे, है ना। सबमरीन पाइपलाइंस आई थिंक आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में, या फिर करंट अफेयर का ये थोड़ा सा जो सेगमेंट है ये आप जोड़ दोगे। जो शोर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो शिपिंग ऑपरेशंस होते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर एड ऑन करोगे। ऑयल स्पिल की यहाँ पर आप बात करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल, यानी कि जब ये जो ऑयल है ये समुद्र में गिर जाता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये सी वाटर यानी डेंसिटी सी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, तो ये सरफेस पर फैल जाता है, इसको ऑयल सिक नाम दिया जाता है। मरीन इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि स्पीशीज है, हैबिटेट है, फूड चेन है, और साथ में जो इकोसिस्टम सीक्वेंस है, इससे इसका जो सीक्वेंस है ये आप बताओगे कि सबसे पहले स्पीसीज लॉस होता है। स्पीसीज क्यों लॉस होती हैं? बिकॉज कि इनका हैबिटेट लॉस होता है।
हैबिटेट लॉस की यदि हम बात करें तो इसके कारण फूड चेन लॉस होती है। फूड चेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर इकोसिस्टम। बात समझ में आया क्या? इसके बारे में आप पूरा पूरा जो वर्णन है ये आप कर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर आप लिखोगे कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है और साथ में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ऑयल सरफेस पर फैलने से जो लाइट पेनिट्रेशन है ये प्रभावित होगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगी, जो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये प्रभावित होगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने पर जो फाइटोप्लैंक्टन है ये मरीन फूड चेन का सबसे आधार या फिर सबसे मेन पॉइंट या फिर सबसे बेस लाइन ये माने जाते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि मरीन फूड वेव प्रभावित हो रहे हैं। फिश और साथ में फिशरीज पर प्रभाव पड़ेगा, फिश एग्स प्रभावित होंगे, लार्वा प्रभावित होगा, जुवेनाइल जो फिश हैं ये प्रभावित होंगी, इन पर यानी कि संकट पैदा होगा। तो इसके और ऐसा ही नहीं है कि बस फिशरी पर इम्पैक्ट आएगा, आप देखेंगे कि बर्ड्स पर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो यानी वाटर प्रूफिंग है, इंसुलेशन है, ये कम होगा, तो इसके कारण मरीन मैमल्स पर भी इम्पैक्ट आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो इकोसिस्टम आएगा इसमें आप देखोगे कि ऑयल स्पिल खुले समुद्र में ज़्यादा डेंजरस है इन कंपेरेटिवली, या फिर यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर दोनों ही हार्मफुल होते हैं, लेकिन मैंग्रोव जैसे जो सेटल्ड जो एक्चुअली में कोस्टल इकोसिस्टम है, यहाँ पर ऑयल लंबे समय तक ट्रैप्ड रह सकता है, इसलिए रिकवरी इसकी ज़्यादा कठिन होती है। तो आपको ये भी समझाना होगा कि एक्चुअली में ओपन सी में जो ऑयल स्पिल है ये ज़्यादा खतरनाक है या फिर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले एरिया में ज़्यादा खतरनाक है। तो आप यहाँ पर बताओगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर एक्चुअली में ऑयल स्पिल थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंग्रोव्स की बात करोगे, कोरल रीफ्स की बात करोगे, जो सी ग्रास बेड्स हैं इसकी बात करोगे, एस्चुरीज की बात करोगे, इन सभी के बारे में यहीं पर आपको यदि समझाना हो तो आप बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के बारे में भी समझा सकते हो, जिससे आपका जो आंसर राइटिंग है ये थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा कि हाँ इन्होंने स्मार्ट अप्रोच को फॉलो किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है ना, ये आता है कि कोस्ट लाइन और साथ में कोस्ट लाइन के अलावा यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूशियल शिपिंग रूट्स और साथ में क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में बात करते हो आप, और कोस्टल लिवलीहुड। यदि ये 6 से 7 पॉइंट आप जोड़ते हो ना, जैसे ब्लू इकोनॉमी को यदि आपने जोड़ लिया, इंडिया के एग्जाम्पल आपने देख लिया है कि भाई मुंबई ऑयल स्पिल हुआ था 2010 में, इसके अलावा एन्नोर जो कि चेन्नई के पास आता है, ये ऑयल स्पिल हुआ था 2017 में, और इसके कारण जो कोस्टल इकोसिस्टम है और फिशिंग कम्युनिटी से ये प्रभावित हुई थी। इंडिया स्पेसिफिक आंसर जब आप दोगे तो इससे जो एग्जाम्पल हैं ये थोड़े से अच्छे लगते हैं। गेट माय पॉइंट? तो ये आपके आंसर को ना केवल इन्हांस करेंगे बल्कि आपके आंसर में एक स्मार्ट अप्रोच भी डालेंगे, और स्मार्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच फॉर योर यूपीएससी परस्पेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सेकंड पर यदि हम आए, जस्ट अ सेकंड, ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखो वेटलैंड एरिया से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर यदि देखें सो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है आपका राशिफल, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले बोला ये जा रहा है, कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and name a few Indian wetlands of international importance included in the Ramsar sites। ठीक है, चलो comment on the national wetland conservation, comment on the national wetland कंजर्वेशन प्रोग्राम initiated by government of India and name
and name a few Indian wetlands, few Indian wetlands of international importance included in the Ramsar site. चलो बताइए. You have only 3.5 minutes. Your time starts now. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम पर टिप्पणी कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ भारतीय वेटलैंड का उल्लेख कीजिए जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है.
नाउ देखिए, यदि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करता हूं कि बताइए, मान लेते हैं कि आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर के, उस सिटी के पूरे जो वेटलैंड हैं ये नष्ट कर दिए जाते हैं। सो मुझे बताइए कि क्या होगा, क्या कुछ चेंजेस आएगा या फिर नहीं आएगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई गुड़गांव नोएडा वाले एरिया में जब आप जाते हो, मेनली गुड़गांव वाले एरिया में जब आप जाते हो, तो आपने देखा होगा कि असल में यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि यहाँ फ्लड आ जाता है। थोड़ा सा यानी ज्यादा नहीं, एक आध डेढ़ घंटे कंटिन्यूसली यहाँ पर बारिश हो जाए, पूरे शहर में फ्लड की कंडीशन हो जाती है। बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में काउंट किया जाता है इसको। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो रात के समय यदि आप जाएंगे तो शायद इसको इंडिया के जापान की यदि संज्ञा दी जाती है, तो ये गलत नहीं है। डीएलएफ यहाँ पर डेवलप हुआ है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट इतना ज्यादा क्रूशियल है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई रहना भी नहीं चाहता। लोग अपना घर बेच बेच के बाहर जा रहे हैं। भले ही इंडस्ट्रियल हब है, भले ही यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर का ये हब है, लेकिन इसको कोई पसंद करता नहीं है उतना। वाई? यहाँ वेटलैंड एरिया नहीं है। यानी कि आप जरा सोचो, यदि वेटलैंड एरिया पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा। याद रखो कि जो फ्लड रिस्क है ये बढ़ेगा, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं ये बढ़ेंगे, जो अदर प्रकार की डिजास्टर हैं ये बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कमेंट ऑन दी नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है, उसके बारे में यहां पर बात करने के लिए कही गई है। इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गेटिंग माय पॉइंट। एंड नेम अ फ्यू इंडियन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि ऐसे वेटलैंड एरिया की बात करो जो इंटरनेशनली अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। रामसर साइट में इनका शामिल होना जरूरी है ना। यानी कि अब बट ऑब्वियस है कि यहां पर थोड़ा सा करंट जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको एक जो बात याद रखनी है यह है करंट अफेयर। ऐसे वेटलैंड को आपको याद रखना है जो कि करंट अफेयर का पार्ट थे और करंटली ये डिस्कस में थे, करंटली ये न्यूज की हेडलाइन बने हुए थे। यहां पर बस आपको नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में नहीं समझाना, इसके अलग अलग डायमेंशन के बारे में डिस्कस करना है। याद रखो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में ना 6 फंडा ये बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे 6A प्रोग्राम के हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी, यहाँ पर 6S प्रोग्राम की बात आएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एक करके इस क्वेश्चन को हम समझना चालू करते हैं कि भाई सबसे पहले आप यहाँ पर वेटलैंड एरिया यानी कि जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, वेटलैंड एरियाज हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, इनके बारे में डिस्कस करोगे कि असल में ये वेटलैंड लॉस हो क्यों रहा है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आप डिस्कस करोगे कि वेटलैंड लॉस क्यों हो रहा है। वेटलैंड लॉस के बाद आप फ्लड रिस्क को देखोगे कि वेटलैंड लॉस से असल में फ्लड रिस्क बढ़ता है। फ्लड रिस्क बढ़ने के कारण आप क्या बताएंगे कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये कम हो पाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के कम होने पर बायोडाइवर्सिटी ये कम होती है। बायोडाइवर्सिटी कम होने पर आप देखोगे कि जो वाटर की क्वालिटी है ये भी कम हो रही है। दैट इज वाई गुड़गांव के आसपास के एरिया में, राजस्थान, यहाँ हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट में, है ना, हरियाणा के अलावा यदि आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान के कई प्लेसेस में, एमपी में, इंदौर में जो कंटेमिनेटेड वाटर की समस्या है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिली थी। इसके कारण लोगों की डेथ भी हो गई थी ना। यदि ये एग्जाम्पल में पुट करना चाहो तो आप इसको पुट कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत आप करोगे, यदि मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको बताऊं तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी उस लाइन से कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहां से स्टार्ट करोगे आप। ये स्टार्ट जब करोगे तो सबसे पहले डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटलैंड एरिया। वेटलैंड एरियाज एक्चुअली में होते क्या हैं। सबसे पहला ये यहां पर आप बताओगे कि वेटलैंड वो क्षेत्र है जहां पर भूमि या फिर कोई अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या फिर कोई जलमग्न क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान रहता है और जहां एक विशिष्ट एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको दिखाई देता है। लाइक लेक्स हो सकती हैं, मार्शेस हो सकते हैं, स्वैम्प, मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, लेगून्स और जो फ्लड प्लेन्स है ये हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि हर वेटलैंड एरिया ये फ्रेश वाटर नहीं होता। ये वेटलैंड इसमें फ्रेश वाटर भी आ सकता है, ब्रैकिश वाटर भी आ सकता है और सलाइन वाटर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन की असली डिमांड ये है कि सबसे पहले यहाँ पर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में आपको डिस्कस करना होगा।
इसके ऑब्जेक्टिव, इसके अप्रोच, इसके इंपॉर्टेंस, इसकी लिमिटेशन, इनके बारे में बातचीत करनी होगी। रामसर साइट के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर पुट करोगे और फिर वेटलैंड क्यों महत्वपूर्ण है और उनके सामने क्या गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं इसके बारे में आप डिस्कस करोगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप 6S से यहाँ पर डिकोड कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6S? तो सबसे पहले आप बताओगे स्टोरेज ऑफ वाटर के बारे में। किसके बारे में? स्टोरेज ऑफ वाटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करोगे। फिर यहाँ पर जब आप आगे आओगे तो आगे ही चलते हुए आप सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कस करोगे। किसके बारे में? सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कस करोगे। थर्ड पॉइंट में आप देखोगे स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करोगे। स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी से इसका क्या कनेक्शन है। साथ में सेफ गार्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन, सेफ गार्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करोगे। 5th नंबर पे आ जाएगा जो स्क्वेस्टर कार्बन होता है, इसके बारे में, स्क्वेस्टर कार्बन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। और फिर लास्ट में आप डिस्कस करोगे सपोर्ट लिवलीहुड के बारे में। किसके बारे में? सपोर्ट लिवलीहुड के बारे में। ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 के बारे में डिस्कशन। अब वेटलैंड के सामने क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या खतरा है, इसको आप 5E कंसेप्ट से, किससे? 5E कंसेप्ट से समझाने का प्रयास करोगे। अब जरा देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5E कंसेप्ट? 5E कंसेप्ट में सबसे पहले आता है एनक्रोचमेंट। क्या आता है? एनक्रोचमेंट। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एनक्रोचमेंट सबसे पहले आएगा। एनक्रोचमेंट के बाद आप यहां पर लिखोगे एन्फ्लुएंट और एन्फ्लुएंट, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव रिसोर्स यूज, एक्सेसिव रिसोर्स यूज के बारे में, एक्सेसिव रिसोर्स यूज के बारे में यहां पर लिखोगे। एंड फिर आप यहां पर लिखोगे एक्सोटिक और इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में। एक्सोटिक और इन्वेजिव, एक्सोटिव और इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती हैं इसके बारे में आप वर्णन करोगे। और फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज, किसके बारे में? एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर वर्णन करोगे। और फिर यहाँ पर जब आप लास्ट में आओगे तो एक कंक्लूजन सुंदर सा यहाँ पर पुट करना होगा और ये आपके आंसर को एक्चुअली में टू द पॉइंट, इनहांस और साथ में बहुत सुंदर ये बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में डिस्कशन किया और जैसे कि हमने पॉल्यूशन के बारे में जाना, वेटलैंड एरिया के बारे में जाना, हमने यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया। ये ओवरऑल वो अप्रोच थी जिससे आपके मेंस की आंसर राइटिंग में या फिर मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से करके जाएं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ऐसे ही अदर जो डेज की सीरीज़ है ये चल रही है, कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर, आप इसको देख सकते हैं। और फिर आगे मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अदर स्टडी के साथ, ठीक है, यानी कि अदर मेंस की आंसर राइटिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।